नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के मोस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। यानी जो आपका पेपर अभी हुआ है 2025 में 25-26 में, उसमें साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस देखेंगे। 100% रियल और ऑथेंटिक, ये 100% आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है। आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, तो आपको कंप्लीट देखना है। देखिए, जो लोग इस बार ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अभी जिन्होंने 2026 के लिए फॉर्म फिलअप किया है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अब आएंगे। आज ही से शुरुआत कर रहे हैं, क्लासेस आपको डेली मिलेंगे, आपको डेली देखने हैं। आज इस वीडियो में साथियों अभी बात करें अगर, तो अभी जो आपका पेपर हुआ है उसी के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि इस बार भी आपको ग्रुप डी में वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के देखने को मिलेंगे। चलिए, मैंने बिल्कुल न्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन डिज़ाइन किया है ताकि आपके आंखों पर भी प्रेशर ना पड़े। क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी CBT 1 डेट देखिए 27 नवंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ये सवाल हैं। उसके बाद फिर अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तो आपको फर्स्ट शिफ्ट 27 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे और उसके बाद फिर बाकी के शिफ्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और साथियों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि 3 सेकंड तक गिरता है और जी का मान आपको दे रखा है, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। अब देखिए, गति का पहला समीकरण आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखना। गति का जो पहला समीकरण होता है वो होता है v = u + at। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से आपको यहाँ पर इसका मान निकालना है। अब देखो, v आपको अंतिम वेग निकालना है, u यानी होता है प्रारंभिक वेग। इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा है। यहाँ पर आपको केवल g का मान दे रखा है, यानी एक्सेलरेशन का मान, और यहाँ पर जो है आपको t का मान दे रखा है 3 सेकंड, और v आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो v का मान तो आपको निकालना ही है, तो v = u का मान आपको 0 लेना है, क्योंकि यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा है, प्लस a का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, 3 सेकंड, और t का मान देखिए, a का मान माफी चाहते हैं, देखिए a का मान यानी g का मान आपको दे रखा है यहाँ पर 10 और t का मान दे रखा है 3। तो भाई जब इसको आप सॉल्व करोगे साथियों तो आपका 30 मीटर प्रति सेकंड मान निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होती है। काफ़ी अच्छा सवाल है कि साबुन की मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या होती है। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा। साबुन की मार्जन क्रिया में जो मिसेल होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और उसे हटाना। याद रखना, साबुन की मार्जन क्रिया में जो मिसेल होती है इसकी मुख्य कार्य क्या होता है, तो कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और उन्हें हटाना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए, अगला सवाल है, लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। आपको बताना है लेंस की शक्ति को इनमें से किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, लेंस की शक्ति को मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या इसकी फोकस दूरी के वर्ग में नहीं, फोकस दूरी और अपवर्तनांक के गुणनफल के रूप में नहीं, छवि दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात में नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यही आपको चुनना है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, किया गया कार्य बल के, देखिए किया गया कार्य के बल धनात्मक केवल होगा। यहाँ केवल, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको केवल पढ़िए। ठीक है, केवल देखो एक साथ होगा ये, केवल किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है, ए में लिखा हुआ है। बी में लिखा है, किया गया कार्य बल केवल ऋणात्मक ही हो सकता है। सी में लिखा गया है कि किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो यही सही होगा ना, ऑप्शन नंबर सी, कि किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर जो है ये धनात्मक या तो ऋणात्मक हो सकता है। तो आपको सही कथन चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए, विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत नहीं, किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत इसके लिए तो किया जाता है। विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, ये आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन में बोला यह गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर सी, विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस बार बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको सारे शिफ्टों का क्वेश्चंस कराऊंगा। ध्यान से आपको सारी क्लासेस देखनी है। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स को, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। तो साथियों, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना है, जिसमें सबसे ऊपर आपका होता है, क्या होता है, सबसे ऊपर आपका होता है पोटासियम। देखिए, सबसे ऊपर आपका होता है साथियों पोटासियम, फिर होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। इसी प्रकार से ये साथियों देखिए, जो सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं वो सबसे ऊपर, फिर इस प्रकार से घटते क्रम में इसको लिखा जाता है। तो क्वेश्चन में बोला ये गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। तो याद रखना, लोहा। आयरन जो होता है ना, लोहा Fe, ये सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कर्षित की जाती है। तो लोहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा किसके कारण होता है। तो देखिए, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देता है, ऐसा किसके कारण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए अगला सवाल है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। बेसिकली आपको बताना है कि शैवाल जो है किस विधि से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और वृद्धि करते हैं या प्रजनन करते हैं। तो देखिए, शैवाल की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, याद रखना फ्रेगमेंटेशन, यानी देखो इसमें जो आपका अभी आंसर किया आया है उसमें रेलवे ने इसका हिंदी लिखा है साथियों खंडी भवन, हालांकि इसको खंडन भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, खंडन या फिर खंडी भवन, जो कि इस बार आपको ऑप्शन में दे रखा था। तो इसका खंडी भवन आंसर हो जाता। अंग्रेजी नाम याद रखना, फ्रेगमेंटेशन इसका होता है साथियों, यानी जो शैवाल होते हैं किस विधि से अपना प्रजनन करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन विधि से। अगला सवाल जो है, क्या होता है, देखिए क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। देखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। भाई याद रखना, जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन का जो रंग होता है वो फीका पड़ जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कथन 1 है और ये कथन 2 है। कथन 1 में लिखा है कि विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कथन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 1 वोल्ट 1 यूनिट प्रति कूलम के बराबर होता है, जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर थोड़ी होता है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली जो आंसर आएगा निकल के वो केवल कथन 1 सही है ना, तो ऑप्शन नंबर भी सही होगा कि केवल कथन 1 सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल था। तो वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखना लेयर। लेयर करेक्ट आंसर होगा। अंडा उत्पादन के लिए अगर पूछे तो लेयर। और याद रखना और एक चीज़, यहाँ पर अगर मांस के लिए पूछा जाता, ठीक है, मांस के लिए, चिकन के लिए, मांस के लिए, तो फिर आपका करेक्ट आंसर ब्रॉयलर हो जाता, ब्रॉयलर। ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, कोशिका विभाजन की उस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है। बताइए कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अर्धसूत्री विभाजन विधि में, यानी अर्धसूत्री विभाजन विधि जिसको आप मियोसिस बोलते हैं अंग्रेजी में, मियोसिस, इसके द्वारा जो है द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इस टाइप के क्वेश्चन सभी रेलवे बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। देखिए, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा। तो भाई देखिए, अब बेसिकली आपको समय निकालना है, यानी टाइम पीरियड निकालना है, यानी जिसको आप बोलते हैं आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे साथियों तो क्या निकल के आएगा, 0.2 सेकंड इसका 0.02 सेकंड आपका आंसर निकल के आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। विविधता यानी वेरिएशन। तो भाई कौन सी एक जीवन प्रक्रिया है जो कि प्रजातियों में विविधता यानी वेरिएशन लाता है। तो देखो करेक्ट आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, बताइए भाई वह प्रक्रियात्मक समूह इनमें से कौन सा है जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होते हैं। तो याद रखना हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए में लिखा है, किसी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में पाए जाते हैं, जो कि गलत लिखा हुआ है, ये स्थिर अनुपात के नियम का वर्णन नहीं करता है। बी में लिखा है, किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को लघु कणों में विभाजित किया जा सकता है, ये भी गलत है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, ये भी गलत है। किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं, यही आपका स्थिर अनुपात का नियम कहता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्थिर अनुपात का जो सर्वोत्तम रूप है वो है किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, बताइए इनमें से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ए में लिखा है, अपने मार्ग पर त्वरित होती हुई एक कार, नहीं। नियत चाल से घूर्णन कर रही पंखे की ब्लेड, बिल्कुल ये हो सकता है। बाकी देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, गलत है। अपनी पटरी पर गतिमान एक ट्रेन, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो नियत चाल से घूर्णन करती हुई पंखे की ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, बताइए इनमें से कौन सा पादप उत्तक है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो याद रखना क्लोरेन कायमा साथियों, क्लोरेन कायमा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन में हरित लवक लिखा हुआ था, ठीक है। तो क्लोरेन कायमा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेन कायमा नहीं, क्लोरेन कायमा, ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखना साथियों। ये क्लोरेन कायमा एक प्रकार का पेरेन कायमा ही है और ये ऐसी पेरेन कायमा है जो कि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, उसको क्लोरेन कायमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है कि एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। भाई बड़ा ही अच्छा सवाल था। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। आपको देखिए कुंडली द्वारा खपत की गई एक शक्ति निकालना था, तो एक पावर का मान आपको पता होगा कि होता है V²/R, होता है ना। तो इसी फॉर्मूले से इसको आप निकाल सकते थे। चलिए जब इसको आप सॉल्व करोगे ना साथियों, देखो तो P = V², V का मान 220 दे रखा है, तो 220 × 220 और यहाँ पर R का मान कितना है, तो देखो प्रतिरोध R का मान जो है 44 दे रखा है, तो 44। इसको आप सॉल्व करोगे, सिंपल से आप सॉल्व कर सकते हो। 11 से काट दो 4 बार में, इसको काट दो आप
11 दूनी 22 बार में, ठीक है। और फिर से इसको आप काट सकते हो, 4 पंजे 20, और जब 5 को 220 से आप मल्टीपल करोगे तो आपका मान आएगा 1100 वाट। चूंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है इसीलिए आंसर आपका वाट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1100 वाट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रही, देखिए पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण है जो इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? भाई काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए ए में लिखा है कक्षीय गति के कारण वस्तु का द्रव्यमान निरंतर बदलता रहता है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है कि गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग परिवर्तित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, क्या होता है जब एक नैप्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए ध्यान से देखिए, क्या होता है जब एक नैप्थलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि यह धातु की प्लेट पर काले काले कज्जली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलती है। यानी क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, अगर सीधी भाषा में समझे तो, कि यह धातु की प्लेट पर, ठीक है, पीली ज्वाला के साथ जलती है जिससे हमें काली धुआं, पीली ज्वाला भी जलती है जिससे काली धुआं भी प्राप्त होती है। चलिए अगला सवाल है, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखो करेक्ट आएगा लक्षणों की वंशागति के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो मछली संवर्धन, ठीक है, यानी कल्चर फिशरी शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प है जो मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो कृत्रिम संसाधनों में मछलियाँ पकड़ना नहीं, समुद्री जल में मछली पकड़ना नहीं, मछलियों का पालना, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बताइए क्लोरीन का जो आंशिक परमाणु द्रव्यमान होता है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल जो है साथियों, अब जो क्वेश्चंस आएंगे ये 27 नवंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थे, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का आपको चयन करना था। तो यहाँ पर ए में लिखा है यह जनक के बिल्कुल समान संतति उत्पन्न करते हैं, लैंगिक जनन में बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यह बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करता है, यह भी गलत है। यह केवल एक ही जनक, देखिए यह केवल एक जनक का ही डीएनए संतति में पारित होता है, बिल्कुल गलत है क्योंकि वो अलैंगिक जनन में होता है। ऑप्शन नंबर डी में सही लिखा हुआ है कि यह संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। भाई लैंगिक जनन में दो पेरेंट्स होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, मटर का पौधा अन्य पौधे पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए मटर का जो पौधा है ये अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ट्रेंडिल्स हो जाता, जिसको हिंदी में प्रतान कहा जाता है। एनसीईआरटी में भी आपको इसका हिंदी जो है प्रतान ही लिखा हुआ है, तो ट्रेंडिल्स ये नाम आप याद रखना। अगला सवाल है, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? काफ़ी अच्छा सवाल था कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? ए में लिखा है संगत का समय बढ़ाने के लिए, ताकि जो है हाथों पर लगने वाला बल कम हो, बिल्कुल संगठन होगा, ठीक है, का बल बढ़ाने के लिए, ताकि जो है हाथों पर लगने वाला जो बल हो वो कम हो जाए। ऑप्शन नंबर यही सही रूप से व्याख्या करता है, तो यही करेक्ट होगा। अगला सवाल है, जंतुओं के देखिए जंतुओं के संयोजी उत्तकों में वसा कोशिकाएं देखिए लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती है जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। बताइए काफ़ी अच्छा सवाल था साथियों। फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले 27 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें अच्छे क्वेश्चंस थे। देखिए जंतुओं के संयोजी उत्तकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती है जो कि डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कोलेजन और
इलास्टिन तंतु, बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि जंतुओं के संयोजी उत्तक में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती है जो कोलेजन और इलास्टिन तंतु के विभाजन द्वारा पृथक होते हैं। भाई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग नहीं है? बताइए, इनमें से अल्ट्रासाउंड का अनुप्रयोग कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है। डी में लिखा है मेडिकल इमेजिंग, बिल्कुल इसमें प्रयोग किया जाता है। वस्तु की सफाई में भी अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। धातु ब्लॉकों में दरारों का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन नियमित श्रवण परीक्षण के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, आपको गलत ही चुनना था कि किसका प्रयोग जो है अल्ट्रासाउंड में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? देखिए साथियों, धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं पर्यावरण कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है कि धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं पर्यावरणीय कारकों के कारण अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष के सही रूप को दर्शाता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है कि प्रत्येक विशेषक दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। भाई कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? तो ये सारा गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि प्रत्येक विशेषक दो कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। देखिए अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो साथियों सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए ये पहला ही क्लास है, मैं डेली आपको क्लासेस कराऊंगा, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट भी मिलना चाहिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करा करिए, हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा यार, हमें भी तो अच्छा लगना चाहिए कि हाँ हमको भी तो ये पता चले कि हाँ आपको पसंद आ रहा है क्लासेस, तो मैं कंटिन्यू इसको करूँ ना। तो आप लोग शेयर करा करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, डेली आपको क्लासेस मिलेगी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है? इनमें से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है? ध्यान से देखिए, ए में लिखा है गैस का वाष्पन नहीं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं, अंतकण स्थान में वृद्धि नहीं, अंतकण स्थान में कमी, ये होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिणाम है? देखिए गैस पर जब दाब को बढ़ाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके स्थानों के बीच कमी आएगी ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए अगला सवाल है, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, जहां पर g का मान आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो साथियों इसको गति के दूसरे समीकरण से आप निकाल सकते हो, s इक्वल टू, देखिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे जब आप इसको निकालोगे तो इसका मान आपका 4 सेकंड निकल के आ जाएगा। आप निकाल लेना क्योंकि ये जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई, ठीक है, वृद्धि हेतु सिंचाई की एक नई पहल का हिस्सा है? तो देखिए करेक्ट आएगा वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मूल का 4 गुना हो जाएगा। भाई यदि किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है मूल का 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? बताइए इनमें से कहाँ पर रासायनिक ऊर्जा जो है ये उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है? तो ध्यान से अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि लकड़ी का जलना। देखो लकड़ी जब जल रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि रासायनिक ऊर्जा जो है ये उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा साथियों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ये एक कौन सा युग्म को दर्शा रहा है? बेसिकली इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, देखो 18 आपका नीचे और ऊपर जो है ये 40 है, एक सेकंड, ऊपर जो है आपका 40 है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो कैल्शियम है जिसका परमाणु संख्या दिया हुआ है 20, ठीक है, कैल्शियम, और इसका परमाणु भार लिखा हुआ है 40। तो यहाँ पर दोनों में देखोगे आप तो क्या समान है? तो देखो दोनों का परमाणु भार समान है। तो जब परमाणु भार समान होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स यानी समभारिक।
तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया जाता है। कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था। इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल था। इसका सबसे संभावित कारण यही होगा कि जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया है। भाई, जब एक पौधे को आप उखाड़ कर धूप में छोड़ दोगे तो देखो पौधे को साथियों जाइलम के माध्यम से जो पानी मिलती है, अब देखो जाइलम के माध्यम से पानी यानी जड़ से मिलती है। जड़ कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर। आप उखाड़ दोगे तो पानी का परिवहन ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्बन का वह विशिष्ट लक्षण क्या है जो इसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है? तो श्रृंखला, एक तो आपका श्रृंखलन होगा और एक आपका चतुसंयोजकता। देखिए, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, तो चतुसंयोजकता और आपका जिसको आप टेट्रावैलेंसी बोलते हैं और श्रृंखलन, ये दोनों कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है अयस्क से। देखिए, अयस्क से अपअयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित होते हैं? करेक्ट आंसर होगा साथियों रासायनिक या भौतिक, दोनों पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आप धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं तो इनके बीच क्या समानता होती है? देखिए, दोनों में ही सोडियम क्लोराइड बनता है भाई, सॉल्ट बनता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दोनों में जो है आपका NaCl बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी SI इकाई के संदर्भ में सुमेलित है? आयतन का SI मात्रक घन सेंटीमीटर गलत, दाब का न्यूटन पास्कल होता है, तापमान का कैलोरी ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। घनत्व का जो SI इकाई होता है साथियों वो होता है किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये सही है। आगे देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्यों? देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला सवाल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण, देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किससे जल को हटाता है? तो भाई किससे जल को हटाता है भाई? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज से। ग्लूकोज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक कोशिकीय जीव का समान आनुवांशिक सामग्री वाले 2 बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, करेक्ट आंसर हो जाएगा बाइनरी विखंडन। जैसे कि अमीबा 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है ना कटकर, तो ये जो साथियों कोशिका विभाजन है इसको आप क्या कहते हैं? बाइनरी विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? किसी भी जीव में कोशिका भित्ति जो होती है उसका स्थान क्या होता है? तो देखिए, किसी जीव यहाँ नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जीव में तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। कोशिका भित्ति, हाँ जीव बोला है यार, सही है, नहीं सही है, पादप भी तो जीव ही है, सही है। देखो, किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। देखिए, प्लांट सेल जो होती है ना साथियों, जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें दो लेयर होती हैं। एक तो आपका कोशिका झिल्ली, उसके बाद जो सबसे आउटर लेयर होती है उसके बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है ये कोशिका झिल्ली के बाहर होता है। तो बेसिकली वही आपका आंसर होगा कि किसी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होता है आपका कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति तो पाई नहीं जाती है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आगे देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? काफ़ी अच्छा सवाल है। बताइए, इनमें से कौन सा कारक है जिसमें वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? देखिए, ए में लिखा है, एक है आपका चालक का तापमान, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो भाई चालक का तापमान तो सही है, चालक की लंबाई नहीं होना चाहिए, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये भी सही है। यानी अगर चालक का तापमान और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में वृद्धि करे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में नहीं होगा ना। एक सेकंड साथियों, यहाँ पर मैंने गलत बता दिया आपको। देखिए, चालक का तापमान होगा और चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये गलत है।
यानी ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 आपका दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा? तो चालक का तापमान, और चालक की अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा किस प्रकार रखी जाती है? इस प्रकार रखी जाती है कि वस्तु लेंस के बाईं ओर हो। तो भाई ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल थे। अब देखिए, ये पहला ही क्लास मैंने कराया था प्रीवियस ईयर्स का आपको 2026 के पेपर के लिए। तो क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कंटिन्यू इस सीरीज को अगर करें तो उसके लिए आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। डेली आपको क्लासेस मिलेगी। तो भाई जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।